Hello guys, welcome to Vidyan Pathshala. Make learning smart and easy. I am your educator of social science, Neha, and in our class we are reading History of Class 9. We are following the NCERT and you can continue with us in our videos. We were in our chapter 2 introduction part we have done in the previous video. Those who are new in this video, they can go through the previous video, then you can go through this video, it will be convenient for you. And in this video we will discuss about a few topics of this chapter: industrial society and social change. Before that, let's start with the title of the chapter: Socialism in Europe and the Russian Revolution. In our introduction part, we have covered this. We have covered this topic, like the prelude we have done. What is socialism and what is age of social change and all. And Russian Revolution we will do after this class. In this class, we will discuss some subtopics of this chapter. So, our first topic is industrial society and social change. At first, we have to know that what is industrial society. Okay, so we all know that in 18th century, industrial revolution has been started mainly in England. It was started all over Europe, but mainly in England it was started. Industrial Revolution. So, Industrial Revolution is very much um, what you can say, like it is a milestone in the progress of human being, because during industrial revolution lots of machines were invented. बहुत सारी मशीनें इन्वेंट हुई थी उस समय, स्टीम इंजन से शुरू करके बहुत सारी ऐसी मशीनें, कपड़े बनाने की मशीनें, उसके बाद माइन से कुछ भी पहले के ज़माने में ना माइन्स में काम करना बहुत मुश्किल होता था। तो लोगों को प्रॉब्लम्स ना हो इस वज़ह से बहुत सारी मशीनें, लैंप वग़ैरह, ये बहुत सारी चीज़ें उस वक़्त इन्वेंट हुई थी। तो इट मेड द लाइफ सिंपल, not simple actually, comparatively simple for the people who worked in this field. But इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के साथ-साथ सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो गए थे। इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन का सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट था? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ-साथ बहुत सारे कारखाने बन गए थे और लोग गाँव से शहर आने लगे थे, अच्छे बेटर काम की तलाश में, बेटर लाइफ की तलाश में। लेकिन उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा था कि क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से शहर में, तो लोगों के लिए ना अच्छी रहने की जगह थी, ना वो लोग ठीक से खाना खा पाते थे, ना ही उनको एजुकेशन मिलता था प्रॉपर। और दूसरी तरफ जो ये कारखानों के मालिक थे, वो लोगों को भी इस बातों की चिंता नहीं रहती थी कि हम लोग हमारे एम्प्लॉइज़ को अच्छी सोसाइटी दें या उनका ध्यान रखें, क्योंकि वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। उनको सिर्फ़ खुद से पैसे बनाने से मतलब था। इट इज़ सेड दैट, एक कहानी है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में कि कारखाने में जाने से पहले सारे एम्प्लॉइज़ को, जब जैसे अभी हम लोग ऑफ़िस जाते हैं तो अटेंडेंस लगाते हैं। बायोमेट्रिक अभी सब जगह पे स्टार्ट हो गए हैं। तो बायोमेट्रिक से जाते हैं या फिर जहाँ पे नहीं हुए वहाँ पे हम लोग सिग्नेचर करते हैं अराइवल और डिपार्चर का। तो उस वक़्त क्या होता था कि लोग जब मज़दूर जब जाते थे कारखाने के अंदर तो उनको चाबुक मारा जाता था, ताकि वो अच्छे से काम कर सकें, काम करें। और जब वो निकलते थे बाहर,
तो उनको दोबारा से मारा जाता था। क्यों? ताकि वो कल फिर से काम पर आएँ और इस डर पे रहे कि हमें अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो ये लोग फिर से हमें मारेंगे। तो दिस वाज़ द सिनेरियो ऑफ दैट टाइम। उनकी हालत बहुत ख़राब थी। ये सारे प्रॉब्लम्स जो थे वो बढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने इन द प्रीवियस क्लास हम लोगों ने 3 कैटेगरीज़ के बारे में पढ़ा था। रैडिकल्स, डेमोक्रेटिक एंड कंज़र्वेटिव, राइट? तो सॉरी रैडिकल, लिबरल एंड कंज़र्वेटिव। तो लिबरल्स और रैडिकल्स जो थे, उन लोगों वो लोग भी इन्हीं लोगों में से बिलॉन्ग करते थे जिनका कारखाना था। वो लोग भी इन लोगों से प्रॉफ़िट बना रहे थे। लेकिन उन लोगों में से कुछ लोगों को लगा था, वो लोग रैडिकल्स और जो लिबरल्स थे, उन लोगों को लगा कि नहीं, अभी हमें इन लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन लोगों को लगा कि इनको भी एजुकेट करना चाहिए। एजुकेट अगर हम लोग करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, हमारे प्रोडक्शन की क्वालिटी बढ़ेगी। ऑब्वियसली आप एक 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 एजुकेटेड इंसान से अगर एक कोई काम करवाएँगे और एक अनपढ़ इंसान से काम करवाएँगे तो ऑब्वियसली आपका जो एजुकेटेड इंसान है वो अच्छे से काम करेगा। तो उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि इसके इनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो वो लोग देख रहे हैं कि हमारा पैसा भी इन्हीं से बन रहा है, तो इनको थोड़ा हम लोग अगर एजुकेट करेंगे इनको वर्क वर्क फ़ोर्स जो है, तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। बट ये इन लोगों को ये लोग जो थे वो बहुत गरीब थे, गाँव से आए थे और उस वक़्त एजुकेशन सिर्फ़ शहर में ही लिमिटेड था। तो शहर के जो एरिस्टोक्रेट्स थे, उन लोगों ने इसका विरोध किया कि नहीं, आप लोग जो प्रिविलेज एरिस्टोक्रेट्स थे, उन लोगों ने ये इसका विरोध किया। तो लेकिन रेडिकल्स और लिबरल्स ने कहा कि नहीं, इंडिविजुअल का जो फ्रीडम है, जैसे हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था, वहाँ पे फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी और लिबर्टी की बात कही गई थी। तो लिबर्टी जो इंडिविजुअल लिबर्टी जो है, इंडिविजुअल फ्रीडम जो है, वो हर किसी को मिलना चाहिए। अगर वो गरीब है, अगर वो मज़दूर है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी कोई लिबर्टी नहीं है, उसका कोई राइट नहीं है। तो इस तरह से रेडिकल्स और लिबरल्स ने अ, थोड़ी जो मज़दूर थे उनकी हालत थोड़ी-सी अपग्रेड करने की कोशिश की थी। Many working men and women who wanted changes in the world ra- rallied around liberal and radical groups and parties in the early 19th century. 18th century में revolution हुआ था, इंडस्ट्रियल revolution, और 19th century में धीरे धीरे लोग ये समझने लगे कि नहीं, हमें भी एक अच्छी जिंदगी का हक है, इस तरह से हम लोग नहीं रह सकते हैं। और जो इन सर ये सारे बातें कर रहे थे, उनके सपोर्ट में धीरे धीरे लोग आते गए। तो कुछ नेशनलिस्ट जो थे वो लिबरल्स और रेडिकल्स, जो वो चाहते थे कि revolutions to put an end to the kind of government established in Europe in 1815। 1815 में जिस तरह के गवर्नमेंट्स बने थे, तो रेडिकल्स और लिबरल्स चाहते थे कि रेवोल्यूशन होके ये इस तरह की गवर्नमेंट की स्थापना हो। इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया दे बिकेम रेवोल्यूशनरीज एंड वर्क टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क्स। मोनार्क्स मतलब हमें पता है कि वो लोग राजतंत्र को चाहते थे कि राजतंत्र जो है वो हट जाए। और इस तरह से वो लोग रेवोल्यूशन हर एक कंट्री में, इटली में, जर्मनी में, रशिया में, वो लोग राजतंत्र हटाकर एक ऐसा गवर्नमेंट लाना चाहते थे जो कि आम इंसान को भी इम्पोर्टेंस दे। तो nationalists talk of revolutions that would create nations where all citizens would have इक्वल राइट्स। जो मैंने कहा कि इंडिविजुअल राइट्स का मतलब है इक्वल राइट। इक्वल राइट मतलब आप अगर गरीब हैं, आप अगर मजदूर हैं, तो भी आपको आपका जो अधिकार है, तो उसको देना जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट की ड्यूटी है। तो वो लोग ऐसा एक गवर्नमेंट चाहते थे कि जो अपनी इस ड्यूटी को समझे और निभाए। हम लोग आगे पढ़ेंगे, आप लोगों के बुक में एक नाम है,
Mazzini. After 1815, Mazzini, an Italian nationalist, conspired with others to achieve this in Italy. Nationalists elsewhere, including India, read his writings. Mazzini हम लोग जब यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ेंगे तब हम लोग मैज़नी के बारे में पढ़ेंगे। ही वाज़ अ नेशनलिस्ट। वो इस आइडिया से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे कि इंडिविजुअल का राइट होना चाहिए, सब लोग एक ऐसा गवर्नमेंट बने जो लोगों के लिए सोचे। वो भी इस तरह से सोचते थे और उनकी जो राइटिंग्स हैं, उन्होंने बुक्स लिखी हैं या आर्टिकल्स जो भी लिखी है, ऐसा कोई नेशनलिस्ट नहीं है जो उसको पढ़ा ना हो। इंडिया के भी जो नेशनलिस्ट थे, वो भी मैज़िनी के बारे में पढ़ते थे और हम लोग आगे चल के राइज़ ऑफ मैज़िनी विल कंटिन्यू विद दैट। ओके, नेक्स्ट इज़ द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। व्हाट इज़ सोशलिज्म? ये सबसे पहले हमें जानना है। प्रीवियस वीडियो में मैंने थोड़ा आपको बताया था। अभी फिर से आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज़ सोशलिज्म। सोशलिज्म मतलब जहाँ पे सारे लोग एक बराबर होंगे। जहाँ पे अमीर बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होगा, गरीब गरीब नहीं होगा। जहाँ पे सब लोग एक जैसे होंगे। सपोज़ मैं दिन का 100 रुपीज़ अ, मेरा इनकम है। आप किसी और का 50 रुपीज़ है, तो वो सारे पैसे एक जगह पे फंड में जमा होंगे। अगर किसी को जो 50 रुपए कमा रहा है, अगर उसको 70 की ज़रूरत पड़े तो वो उस फंड से निकालेगा और जो 100 रुपए कमा रहा है, अगर उसका गुज़ारा 60 रुपए में हो जाए, तो बाकी 40 वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करेगा। यहाँ पे पर्सनल प्रॉपर्टी की बात नहीं की जाती है। यहाँ पे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की जाती है, जो लोग आपस में मिल-जुल कर रहेंगे और एक-दूसरे का ध्यान रखेंगे, ठीक है? आगे हम लोग सोशलिज़्म को और एक्सप्लोर करेंगे। तो दिस इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ सोशलिज़्म। जैसे कि आपको पता है हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे भी ये मेंशन्ड है दैट इंडिया इज़ अ सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है? तो सोशलिस्ट मीन्स यहाँ पे भी अ, ये सोशलिस्ट जो वर्ड है दैट इज़ वो इंडिया को एक सोशल कंट्री की तरह रिप्रेजेंट करता है कि इंडिया में हम लोग सिर्फ उनके बारे में नहीं सोचेंगे जिनके पास बहुत पैसा है। हम लोग उनके बारे में भी सोचेंगे जो बहुत गरीब हैं और इसी अ, सोशलिस्ट टर्म के तहत ही हमारे जो जिसको हम लोग पीपीपी मॉडल कहते हैं गवर्नमेंट का जो अ, जनगण के लिए जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट के आते हैं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण सड़क योजना, तो ये सब एक सोशलिज्म का पार्ट है कि हाँ, लोगों के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वो तो गवर्नमेंट का ये रोल होता है, ओके। यहाँ पे हम लोग कुछ सोशलिस्ट और उनके आइडियाज़ के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन स्पेसिफिकली अगर सोशलिज़्म के बारे में कहा जाए तो रॉबर्ट ओवेन एक यूटोपियन सोशलिस्ट है। तो यूटोपियन सोशलिस्ट ये बाद का टॉपिक है, तो इसको हम लोग अभी छोड़ते हैं। रॉबर्ट ओवेन वाज़ अ सोशलिस्ट। वो यही चाहते थे, जो मैंने आपको कहा कि लोग जो हैं वो कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाएँगे और सब लोग एक साथ मिलके वो रहेंगे। उन्होंने एक बिल्ड भी किया था एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी जो कि इंडियाना यूएसए इंडियाना में है। वो उनका उसको न्यू हार्मनी कहा जाता था। रॉबर्ट ओवेन एक इंग्लिश ब्रिटेन के इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे। मैन्युफैक्चरर मतलब उनका भी एक कारखाना था। लेकिन कारखाना होने के बावजूद ऐसा नहीं था कि जिनका भी कारखाना था वो लोग बस लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे। कारखाना होने के बावजूद भी उन्होंने इस चीज़ को समझा था कि हाँ, हमें सोसाइटी में रहने के लिए एक-दूसरे की मदद करनी ज़रूरी है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लुई ब्लां। लुई ब्लां है जो है वो एक फ्रेंच है और वो उनका ये मानना था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो बहुत लार्ज स्केल में नहीं चल सकती है। तो क्या करेंगे?
उसके लिए तो गवर्नमेंट को जो है ये इनिशिएटिव लेना है और गवर्नमेंट को ही सारे जनता के लिए काम करना चाहिए। ओके? जो जैसा मैंने कहा कि इंडिया इज़ अ सोशलिस्ट कंट्री, ओके, सोवरेन सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, ये जो हम लोग हमारे प्रेम्बल में टर्म पढ़ते हैं ना, तो सोशलिस्ट कंट्री है इंडिया। तो इंडिया में क्या है कि जितने भी सोशल काम होते हैं वो गवर्नमेंट खुद से इनिशिएटिव लेकर करते हैं साधारण लोगों के लिए, आम लोगों के लिए। तो इस तरह से ये तो लुई ब्ला ने भी यही कहा था कि जो लोग हैं जो गवर्नमेंट है उनको ये ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। द गवर्नमेंट हैव टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी टू uh, make the society social and to establish socialism. Okay. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स बोथ वेर, हम लोग इनको सोशलिज्म और कार्ल मार्क्स, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप अगर सोशलिज्म पढ़ेंगे तो आपको कार्ल मार्क्स क्या है वो जानना ही है पड़ेगा, और अगर आप कार्ल मार्क्स पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको सोशलिज्म पढ़ना है। तो कार्ल मार्क्स एक जर्मन फिलोसोफर हैं। वो he is a German philosopher and he has given the theory of socialism. उन्होंने सोसाइटी को दो हिस्सों में बांटा है। फर्स्ट वन इज द कैपिटलिस्ट एंड द सेकेंड वन इज प्रोलेटारियत। प्रोलेटारियत मीन्स द लेबरर क्लास। ओके, सो लेबरर क्लास जो है उनका ये मानना था कि ये जो कैपिटलिज्म है, पहले के ज़माने में फ्यूडलिज्म था, फ्यूडलिज्म के बाद कैपिटलिज्म आया, अब आएगा सोशलिज्म। तो सोशलिज्म कैसे आएगा? कैपिटलिस्ट जो है वो अ, जो लेबरर क्लास है उसको इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे, इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे कि लेबर क्लास के पास खोने को और कुछ नहीं बचेगा। तो लेबर क्लास क्या करेंगे, जब हमारे सब्र का बाँध टूट जाएगा, जब लेबर क्लास के सब्र का बाँध टूट जाएगा तो लेबर क्लास जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट करके रेवोल्यूशन करेंगे और वो क्या करेंगे कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी को डिमोलिश करके एक सोसाइटी क्रिएट करेंगे जो कि सोशलिस्ट सोसाइटी होगी। ओके, ये कार्ल मार्क्स का थ्योरी है जो मैंने बिल्कुल भी आपको शॉर्ट में समझाया। ओके, कार्ल मार्क्स अगर आप पढ़ने जाओ तो इट इज यू कैन टेक इट एज अ सिंगल टॉपिक। ओके, तो अगर आप बाद में कभी पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन में लो तो कार्ल मार्क्स आपको डिटेल्स में 11-12 या ग्रेजुएशन में, तो कार्ल मार्क्स यू विल रीड कार्ल मार्क्स इन डिटेल। ओके, and Frederick Engels, obviously Frederick Engels and Karl Marx both were best friends and they have given the theory. They have written a famous, very famous book, Communist Manifesto. Okay, तो उन लोगों ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम की एक बुक लिखी है जो बहुत ही फेमस है, और इसीलिए इन दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है क्योंकि मैक्सिमम काम इन दोनों का एक साथ ही हुआ है। इट वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1848, ये जो बुक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ओके, तो इसमें सोशलिज्म के बारे में, कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो दैट इज नॉट आवर टॉपिक। हमारी टॉपिक है कि तो कार्ल मार्क्स ने यही कहा था कि धीरे-धीरे जो है कैपिटलिस्ट सोसाइटी इतना एक्सप्लॉइट करेंगी कि द लिबरल क्लास जो है वो रिवॉल्ट करेंगे, और रिवॉल्ट करने के बाद दे विल सेट अप अ सोशलिस्ट सोसाइटी जिसमें सब लोग जो हैं वो एक बराबर रहेंगे। उन्होंने लिबरल क्लास को प्लोरेतरियत कहा था, प्रोलेतरियत। ओके।
नेक्स्ट इज़ सपोर्ट टू सोशलिज्म। सोशलिज्म का जो आइडिया था वो धीरे-धीरे पूरे यूरोप में फैलने लगा और बहुत सारे लोगों ने इसको सपोर्ट भी किया। इन 1870s बहुत सारे डिफरेंट-डिफरेंट कंट्रीज़ में ये फैलने लगा और वहाँ पे लोग इसको और ज़्यादा पॉपुलर करने के लिए और ज़्यादा लोग इनसे जुड़े इसलिए उन लोगों ने कुछ-कुछ लोगों ने एसोसिएशंस बनाए, कुछ लोगों ने फेडरेशंस बनाए। लाइक इंग्लैंड एंड जर्मनी में वहाँ पे एसोसिएशंस बनाए गए ताकि लोगों की वर्किंग कंडीशन को सुधारा जा सके। बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन उन लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। पहले के ज़माने में क्या होता था कि काम करने का कोई मज़दूरों का मेनली काम करने का कोई टाइम नहीं होता था। वो लोग 18 घंटे, 20 घंटे इनसे काम करवाते थे। लेकिन उसके बाद जब इन लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया देन एक बहुत ही लंबे प्रोटेस्ट के बाद मज़दूरों की काम करने की टाइमिंग जो सेट की गई वो थी 8 घंटे। अभी भी जहाँ हम लोग काम करते हैं तो वो वर्किंग आवर 8 घंटे का होता है। आप उससे ज़्यादा काम नहीं करवा सकते हैं किसी से भी। तो फर्स्ट में हमारा जो छुट्टी का दिन होता है, फर्स्ट में मे डे के नाम से जाना जाता है। दैट वाज़ द डे जिस दिन ये रिवॉल्ट सक्सेसफुल हुआ था और 8 घंटे काम करने का जो प्रावधान है वो बना था। ठीक है? तो इसलिए उसको हम लोग श्रम दिवस के नाम से जानते हैं, फर्स्ट मे को। ओके, तो बहुत सारे कंट्रीज़ में अलग-अलग सोसाइटीज़ बनाए गए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी इन जर्मनी दिस एसोसिएशन वर्क्ड क्लोज़ली विद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जर्मनी का जो ये सोशलिज़्म का जो फेडरेशन था, वो उन लोगों ने एक साथ मिलके काम किया और उन लोगों ने पार्लियामेंट में कुछ सीटें भी जीती। अब पार्लियामेंट में अगर सीटें जीत गए हैं, हमारा रिप्रेजेंटेटिव वहाँ चल गया, तो लेबर क्लास को ऑब्वियसली कुछ फ़ायदा होगा। उनकी बात करने वाला कोई पार्लियामेंट में होगा। तो इस तरह से फ्रांस में भी लेबर पार्टी बनाई गई थी ब्रिटेन में। However, till 1914, socialists never succeeded in forming a government in Europe represented by strong figure in parliamentary politics. Their ideas did shape legislation, but government continued to be run by conservatives, liberal and radicals. ये लोग बहुत रिवॉल्यूशंस कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। इन लोगों ने अपना जो प्रतिनिधि जिसको हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव वो सभी पार्लियामेंट में भेजा था। लेजिस्लेशन को थोड़ा-थोड़ा शेप मिल रहा था कि हाँ, ये लेजिस्लेशन जो है पहले मोनार्क था, अभी जो है वो कंज़र्वेटिव, लिबरल और रेडिकल्स के अंडर ही चल रहा था। फिर भी कुछ-कुछ सुधार धीरे-धीरे आ रहे थे, कुछ-कुछ सुधार हो रहे थे। लेकिन तब भी उन लोगों ने कोई भी गवर्नमेंट जो था वो फॉर्म नहीं किया था। कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी थी कि एक टाइम पे ये प्रोलेटारिएट जो है वो सब कुछ कैपिटलिस्ट को हटा के खुद जो है पावर को कैप्चर करेंगे, वो तभी तक नहीं हुआ था। ये होगा इन आवर नेक्स्ट क्लास जब हम लोग रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। If you like the video, please press the like button, comment, share, and subscribe the channel. See you in the next class.